हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक ऐसा टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है निषेचन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है सबसे पहले इसको जानेंगे, ठीक है। लेकिन फर्टिलाइजेशन से संबंधित कुछ पॉइंट्स को भी जानेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन सभी पॉइंट्स को जानने के बाद हम फर्टिलाइजेशन के पास पहुंचेंगे, ताकि फर्टिलाइजेशन जो है, जिसको हिंदी में हम निषेचन कहते हैं, वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम कहते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन की। देखो, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी कि नर और मादा युग्मक मिलने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। बात समझ में आई? नर और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। बट यहाँ पर बात ये आती है कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, मानव जनन है, उसमें नर युग्मक कौन सा है, मादा युग्मक कौन सा है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा चर्चा करेंगे, बाकी आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर हम बात करते हैं मानव में, देखो मानव की अगर हम बात करते हैं, मानव जिसको हम मनुष्य कहते हैं, तो मनुष्य में दो कैटेगरी होती है। एक होती है नर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मेल, और दूसरा होता है मादा, जिसको हम कहते हैं फीमेल। समझ में आई? एक होता है नर और दूसरा होता है मादा। अब बेटा अगर हम नर की बात करते हैं, नर को आगे ले चलते हैं, उसको समझते हैं। नर की अगर हम बात करते हैं तो नर के अंदर पाया जाता है नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र पाया जाता है। बात समझ में आया? जिसको हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। नर के अंदर क्या पाया जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है। इतना क्लियर हुआ? अब अगर हम मादा की बात करते हैं तो मादा के अंदर पाया जाता है मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र। बात समझिएगा, मादा जनन तंत्र, जिसको हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये भी क्लियर हो गया। अब मेन पॉइंट यहां से शुरू होती है। अब जो नर होता है, जो मेल होता है, उसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ऐसा भी ऑर्गन पाया जाता है, एक ऐसा भी अंग पाया जाता है जो गैमीट का प्रोडक्शन करता है, यानी कि युग्मक का निर्माण करता है। तो अगर हम बात करते हैं नर जनन तंत्र के अंदर प्रमुख अंग कौन सा होता है, तो अगर हम इसके प्रमुख अंग की बात कर लेते हैं, बेटा प्रमुख अंग कौन सा है, तो इसमें प्रमुख अंग होता है वृषण, ठीक है। वृषण, वृषण के बारे में आपने समझ लिया है, पढ़ लिया है, मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। वृषण की बात करते हैं तो वृषण को क्या कहते हैं, वृषण को कहते हैं टेस्टिस। बात समझ में आई? अब अगर हम मादा की बात करते हैं तो मादा के अंदर क्या पाया जाता है भाई, मादा के अंदर पाया जाता है अंडाशय, ठीक है, अंडाशय पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं ओवरी। बात समझ में है ना, ओवरी कहते हैं। अब बात ये आती है कि जो वृषण होता है वो कैसा होता है, तो वृषण होता है भाई गोलाकार, सॉरी अंडाकार होता है, और अंडाशय क्या होता है, ये भी अंडाकार होता है। अब अगर हम वृषण की बात करते हैं तो वृषण क्या करता है भाई, वृषण क्या करता है, नर युग्मक को निकालता है। वृषण क्या करता है, नर युग्मक को निकालता है, यानी कि अगर बात करते हैं ये मेल गैमीट बनाता है, ये मेल गैमीट बनाता है। इतना क्लियर हुआ? अब अगर हम बात करते हैं ओवरी यानी कि अंडाशय की बात करते हैं, तो ये कहते हैं ये बनाता है मादा युग्मक। अब आप कहेंगे सर जी ये सब बातें हमको पता है, हम जानते हैं, आप आगे बताइए। तो बेटा जब आप पैदा हुए थे तो सीधा भागना शुरू नहीं किए थे, सबसे पहले आप रेंगना शुरू किए थे, फिर उसके बाद चलना शुरू किए थे, तब भागना शुरू किए थे। तो उसी प्रकार से सबसे पहले आप स्टेप वाइज स्टेप, ठीक है, एक एक स्टेप को सीखेंगे, तब जाकर के अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो जो मादा युग्मक होता है उसको हम कहते हैं फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट, ओके। अब अगर हम बात करते हैं तो जो नर युग्मक होता है वो क्या होता है, शुक्राणु। नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु, जिसको हम कहते हैं स्पर्म। इतना समझ में आया? अब अगर हम मादा युग्मक की बात करते हैं तो मादा युग्मक को हम कहते हैं अंडाणु, जिसको हम कहते हैं ओवम। इतना समझ में आया? ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये क्या है, हमारा पहला टर्म है। अब दूसरे टर्म की बात करते हैं तो निषेचन क्या है भाई, निषेचन क्या है, तो निषेचन क्या है भैया, नर
तथा मादा युग्मक का मिलना। ठीक है, नर तथा मादा युग्मक का मिलना, यानी कि हम इसको कह सकते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब बात ये आती है कि निषेचन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, निषेचन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं निषेचन, यानी कि अगर हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, बात करते हैं तो देखो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य फर्टिलाइजेशन, यानी कि बाह्य निषेचन, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आई। दूसरा जो होता है वो होता है अंतः निषेचन, जिसको हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बात को समझिएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब बात ये आती है कि जो बाह्य निषेचन होता है वो किसके अंदर पाया जाता है, जो अंतः निषेचन होता है वो किसके अंदर पाया जाता है, किसमें देखने को मिलता है। तो बेटा अगर हम बात करते हैं जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बाह्य निषेचन किसमें पाया जाता है, तो उदाहरण की बात करते हैं तो अगर आप बात करते हैं, हम देखते हैं यहां पर मेढक, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फ्रॉग। फ्रॉग में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, बाह्य निषेचन होता है। और अगर हम बात करते हैं अंतः निषेचन की, ये अंतः निषेचन पाया जाता है मनुष्यों में। सबसे बड़ा एग्जांपल मानव, यानी कि ह्यूमन। तो बात समझ गए भाई। तो यहां पर पॉइंट ये बना कि जो निषेचन होता है मानव में वो कैसा होता है, किस प्रकार का होता है। तो मानव के अंदर जो निषेचन होता है वो होता है अंतः निषेचन, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है ह्यूमन के अंदर। तो आप नोट क्या करेंगे, आप नोट करेंगे कि मानव के अंदर जो निषेचन होता है वो अंतः निषेचन होता है। अब अगर हम बात करते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि मानव के अंदर जो निषेचन की क्रिया होती है वो कहां पर होती है, तो मानव के अंदर निषेचन की क्रिया कहां पर होती है उसकी बात करते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा यहां पर, तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि मानव में निषेचन मादा शरीर के अंदर होती है। यानी कि अगर हम बात करते हैं कहां पर होता है, तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन अंडर द फीमेल बॉडी, इन द फीमेल बॉडी कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फीमेल बॉडी, यानी कि मानव के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहां पाया जाता है, तो मादा शरीर के अंदर पाया जाता है। इतनी पॉइंट क्लियर हो गई, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलो अच्छी बात है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम बातें करेंगे निषेचन से संबंधित कुछ आगे की बातें कि निषेचन के दौरान क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, क्या क्या प्रक्रिया होती है निषेचन के बाद, उसको भी हम देखते हैं। लेकिन सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। बन गया। अब हम पढ़ेंगे निषेचन क्या होता है। देखो भाई, निषेचन फीमेल बॉडी के अंदर तो होता है। ये क्या है भैया, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि हम बात करते हैं तो ये क्या है, ये है मादा जनन तंत्र। यहां पर लिखूं मैं, ये है मादा जनन तंत्र, जिसको हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये। बात समझ में बेटा। अब हमने अभी बताया कि जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो फीमेल के बॉडी के अंदर होती है, इतनी समझ में आई। अब लेकिन अगर हम बात करते हैं फीमेल बॉडी के अंदर कहां पर होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी होती है, तो फिर कहां पर होती है, किस स्थान पर होती है। तो ये होल जो फिगर है, ये जो डायग्राम है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक एक पार्ट का नाम आप सभी जानते हैं। जैसे देखो, ये जो पार्ट है ये है अंडाशय, जिसको ओवरी कहते हैं। इसको हम कहते हैं तंबुक क्षेत्र,
ठीक है, जिसको एम्पुलरी रीजन करते हैं। इसको हम फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी या डिम्बवाहिनी करते हैं। फिर इसको करते हैं गर्भाशय। ठीक है, गर्भाशय की जो भित्ति होती है वो 3 भागों में बटी होती है, अंतर गर्भाशय, मध्य गर्भाशय और परिगर्भाशय, 3 भागों में बटी होती है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब अगर हम बात करते हैं, देखो क्या होता है कि जो अंडाणु होता है, ठीक है, अंडाशय से जो अंडाणु होता है वो निकल करके आ जाता है इस गम्बुक क्षेत्र में। ठीक है, एम्पुलरी रीजन के अंदर ये अंडाणु आ जाता है। बात समझ में आई? एम्पुलरी रीजन के अंदर क्या आता है, ये अंडाणु आ जाता है। अब बात ये आ गई कि जो अंडाणु है वो क्या शुक्राणु के पास चल करके आएगा या शुक्राणु अंडाणु के पास जाएगा। तो बात यहां पर एकदम क्लियर है, एकदम स्पष्ट है कि जो अंडाणु होता है वो कहीं पर नहीं जाता। जैसे सिंपल से अगर बात करते हैं, शादी करना है तो लड़के वाले बारात लेकर जाते हैं, लड़की नहीं आती। तो ठीक वहीं पर ये है, लड़के का ये अंडाणु है, लड़के का शुक्राणु होता है, तो वो जाएगा ना चल करके, क्योंकि उसको तो निषेचन करना है। अंडाणु तो भाई आराम से बैठी रहेगी, ठीक है, वो दुल्हन है, आराम से बैठी रहेगी। शुक्राणु क्या दूल्हा है, वो जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करते हैं शुक्राणु जाएगा कैसे, तो शुक्राणु क्या होता है कि स्त्री जनन पथ के माध्यम से वो अंदर जाता है। ठीक है, मान लो यहां से शुक्राणु आ रहा है, तो ये सभी शुक्राणु है। ठीक है, ये शुक्राणु है। अब ये शुक्राणु क्या होगा, जा रहा है किसके पास, अंडाणु के पास जा रहा है। ठीक है, ये शुक्राणु क्या हो रहा है भाई, अंडाणु के पास जा रहा है। तो ये शुक्राणु अंडाणु के पास यहां पर पहुंच गया। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये जो शुक्राणु स्त्री जनन पथ के माध्यम से जा रहा है, इसको क्या कहेंगे। तो बात ये जो है, तो स्त्री जनन पथ के माध्यम से शुक्राणु का अंडाणु के पास पहुंचना क्या कहलाता है। तो सिंपल सी बात है भैया, वेरिएशन यानी कि इंसेमिनेशन कहते हैं शुक्राणु का अंडाणु के पास पहुंचने की प्रक्रिया को। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के पास पहुंचेगा, ठीक है, जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के पास पहुंचेगा, ठीक है, वो निषेचन की क्रिया को अंजाम देगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया को अंजाम देगा। अब क्या हो जाएगा, देखो निषेचन होगा। ठीक है, यहां पर शुक्राणु और अंडाणु मिल जाएंगे, यहां इस प्रकार से ये लगा होता है। ठीक है, समझिएगा। अब कहीं से शुक्राणु आएगा और इस कोरोना रेडिएटा को पार करते हुए जियोना पेलिसुडा के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, शुक्राणु आएगा, कोरोना रेडिएटा को पार करते हुए जियोना पेलिसुडा के पास पहुंच जाएगा। अब देखो, अगर आपने शुक्राणु की संरचना पढ़ी होगी, तो शुक्राणु जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है, हेड, ट्रंक एंड टेल। सिर, वक्ष, गुहा, पुच्छ में बटा होता है। अब अगर हम शुक्राणु के सिर की बात करते हैं, तो शुक्राणु के सिर पर एक टोपी के जैसी संरचना पाई जाती है। यहां पर बनाऊं मैं, देखो अगर हम बात करते हैं, ये शुक्राणु का सिर है, तो शुक्राणु के सिर पर क्या है, एक टोपी के जैसी संरचना पाई जाती है। ठीक है, ये टोपी के जैसी संरचना पाई जाती है। इस टोपी के जैसी संरचना को हम कहते हैं एक्रोसोम। अब शुक्राणु का जो एक्रोसोम होता है भाई, बहुत कमाल का चीज होता है। ठीक है, किसी भी शुक्राणु का अगर एक्रोसोम काट दिया जाए तो वो शुक्राणु फर्टिलाइजेशन के लायक रहता ही नहीं है। ठीक करना जाता है, ये मुंह दिखाने के लायक नहीं बचता शुक्राणु अंडाणु। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई इसका एक्रोसोम कट गया है। जैसे शुक्राणु का एक्रोसोम कटेगा वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो शुक्राणु का जो एक्रोसोम होता है वो काम करता है एक एंजाइम निकालने का। उस एंजाइम का नाम होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम काम जो करता है वो करता है जोना पेलिसुडा को तोड़ने का। अब बात आती है भाई, जोना पेलिसुडा क्या होता है। तो जो जोना पेलिसुडा होता है वो अंडाणु की एक सबसे मजबूत लेयर होती है। ठीक है, ओवम की एक सबसे मजबूत परत होती है जोना पेलिसुडा। उस जोना पेलिसुडा को तोड़ने का काम करता है शुक्राणु का हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, अब जैसे ही हाइड्रोलिटिक एंजाइम शुक्राणु का जोना पेलिसुडा को तोड़ेगा, वो शुक्राणु अंडाणु के अंदर अपना सिर घुसाएगा। सिर घुसाने के बाद क्या करेगा, अपने केंद्र को क्या करेगा, शुक्राणु अपने केंद्र को अंडाणु के केंद्र के पास पहुंचा देगा। ठीक है, अंडाणु के केंद्र के पास पहुंचाएगा तो हो गई भैया शादी संपन्न, यानी कि फर्टिलाइजेशन संपन्न हो गया। काम इतना ही है, शुक्राणु का केंद्रक अंडाणु के केंद्र के साथ मिल जाए, पूरा काम स्वाहा संपन्न होगी। ठीक है, देखो स्पर्म प्लस ओवम मिल गया, ये बन गया जाइगोट, यानी कि बन गया ये शुक्राणु मिला, ये अंडाणु मिला, बन गया युग्मनज। ठीक, अब युग्मनज बनने के बाद क्या हुआ भैया, विभाजन शुरू हो गया। 2 कोशिका बनी, यानी कि 2 सेल बना, 2 सेल से बना 4 सेल, 4 कोशिका बना। ठीक है,
अब उसके बाद क्या बनेगा भैया, 8 सेल बनेगा, 8 कोशिका बनेगी, ठीक है, 8 सेल बनेगी यानी कि 8 कोशिका बनेगी। उसके बाद क्या बनेगा भैया, 8 सेल यानी कि 8 कोशिका बनेगी। 8 कोशिका के बाद भैया बनेगा 16 कोशिका जिसको हम कहते हैं मारुला, ठीक है। 8 कोशिका के बाद क्या बनेगा, 16 सेल जिसको हम कहते हैं मारुला। मारुला क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक मालबेरी का जो फल होता है उस फल के आकृति का होता है 16 कोशिका की अवस्था, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद जो होगा वो बनेगा अर्ली ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होगा, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट, अर्ली ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। अर्ली ब्लास्टोसिस्ट के बाद बनेगा लास्ट स्टेज ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट का लास्ट स्टेज बनेगा, लास्ट स्टेज ब्लास्टोसिस्ट, यहां पर लिखता हूं लास्ट स्टेज ब्लास्टोसिस्ट। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा भैया, कंप्लीट ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा और ब्लास्टोसिस्ट का क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा, इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। बात समझ में, यानी कि भ्रूण का रोपण हो जाएगा। अब देखो बात ये आती है कि किस दिन क्या होता है, तो पहले दिन क्या होगा भैया, पहले दिन अगर हम बात करते हैं डे 1 की, पहले दिन की बात करते हैं तो पहले दिन क्या होगा, शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेंगे, युग्मनज का निर्माण होगा, ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेंगे, युग्मनज का निर्माण होगा। याद रखिएगा हम यहां पर अंडाणु लिखे लेकिन ये अंडाणु क्या है, ये द्वितीयक अंडकोशिका है, द्वितीयक अंडकोशिका है, बात बता रहे हैं, द्वितीयक अंडकोशिका निषेचन की क्रिया में द्वितीयक अंडकोशिका यानी कि सेकेंडरी ओसाइड भाग लेती है, सेकेंडरी ओसाइड भाग लेती है, बात याद रखना। पहला दिन ये हो गया, दूसरे दिन से शुरू होगा विदलन, ठीक है, दूसरे दिन से शुरू होगा विदलन और बनेगी भैया 2 कोशिका की अवस्था यानी कि सेकेंड डे। अब उसके बाद तीसरे दिन हो जाएगा भैया 4 कोशिका की अवस्था, ठीक है, तीसरे और चौथे दिन क्या हो जाएगा, 4 कोशिका की अवस्था, ठीक, 3, 4 डे, दूसरे से तीसरे से चौथे दिन 4 कोशिका की अवस्था हो जाएगी। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं चौथे दिन ही क्या होगा भैया, चौथे दिन बनेगा 8 कोशिका की अवस्था और मारुला बनेगा, ठीक है, ये हो जाएगा 4th डे यानी कि चौथे दिन ही बात करते हैं। तीसरे से चौथे दिन में क्या हो जाएगा, 4 कोशिका बनेगा, 8 कोशिका बनेगा और मारुला बनेगा। फिर उसके बाद अगर हम 5वें दिन की बात करते हैं तो 5वें दिन क्या होगा, अर्ली ब्लास्टोसिस्ट बनेगा यानी कि ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे भैया, अर्ली ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। किस दिन भैया, 5वें दिन, 5वें दिन अर्ली ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद छठे दिन की बात करते हैं तो छठे दिन क्या हो जाएगा, छठे दिन लास्ट स्टेज ऑफ ब्लास्टोसिस्ट होगा यानी कि छठे दिन ब्लास्टोसिस्ट पूरी तरह से बनकर के तैयार हो जाएगा। छठे दिन क्या होता है भैया, डे 6 की बात करते हैं, ठीक है, तो छठे दिन क्या होगा, पूरी तरह से ब्लास्टोसिस्ट बनकर तैयार हो जाएगा और निषेचन के छठे और 7वें दिन ब्लास्टोसिस्ट पूरा बनकर तैयार हो जाता है। निषेचन के 8वें दिन के बाद, निषेचन के 8 दिन के बाद 8वां और 9वां दिन, ठीक है, 8वां और 9वां दिन की अगर हम बात करते हैं, 8वें और 9वें दिन की बात करते हैं तो इस दिन क्या होता है, भ्रूण का रोपण हो जाता है और इस प्रकार से कंप्लीट फर्टिलाइजेशन यानी कि संपूर्ण निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि निषेचन की प्रक्रिया में विदलन कब शुरू होता है, निषेचन के बाद विदलन कब शुरू होता है, तो निषेचन के बाद विदलन शुरू होता है दूसरे दिन से, ठीक है, यानी कि कोशिका का विभाजन, सेल डिवीजन कब शुरू होता है, तो दूसरे दिन से शुरू होता है। भ्रूण का रोपण कब होता है निषेचन के बाद, तो 8वें 9वें दिन भ्रूण का रोपण होता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण कब शुरू होता है, तो 5वें दिन, निषेचन के 5वें दिन से ब्लास्टोसिस्ट बनना शुरू हो जाता है। बात यह आती है कि निषेचन की क्रिया में क्या भाग लेता है मादा का, तो निषेचन की क्रिया में मादा का द्वितीयक अंडकोशिका भाग लेता है, सेकेंडरी oocyte भाग लेता है। ये बात संपन्न हुई, ठीक है। तो अगले क्लास में हम आपको मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए